एक आइडियल एनक्लोज्ड वर्टिकल सिलेंडर है हमारे पास जिसके अंदर एक पिस्टन है मास m का, उसका एरिया a है, वॉल्यूम v नोट है और प्रेशर p नोट है सिलेंडर के अंदर। पिस्टन को मैं स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन से और रिलीज कर रहा हूँ, तो वो एसएचएम करेगा, तो उसका मेरे को फ्रीक्वेंसी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जेई मेन ने जो दिया हुआ है हर एक ऑप्शन डिफरेंट है, हर एक ऑप्शन डिफरेंट है, मतलब हर एक वैल्यू एरिया का स्क्वायर, वॉल्यूम, मास, पी नोट अलग अलग जगह पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन से चेक कर सकता हूँ कौन सा ऑप्शन मेरा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन के लिए अगर मैं वैल्यू रखूंगा पहले पार्ट में, एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, पी नोट का हो जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा एल क्यूब और मास का हो जाएगा एम। ठीक है, यहाँ पे गामा एक कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन है नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास जब सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एल की पावर -2 टी की पावर -2। तो ये तो हमारा गलत हो गया क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी का यूनिट कितना होता है डायमेंशन, टी की पावर -1। तो यहाँ पे जब सेकंड पार्ट में हम लोग वैल्यू रखेंगे, वॉल्यूम का रहेगा एल क्यूब, एम का रहेगा एम और पी नोट का क्या रहेगा एम की पावर 1, एल की पावर -1 टी की पावर -2 और ए स्क्वायर का क्या रहेगा एल की पावर 4। तो यहाँ पे जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। थर्ड पार्ट में यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट्स नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ डायमेंशन निकालना है। तो थर्ड पार्ट में जब मैं रखूंगा एरिया स्क्वायर मतलब एल की पावर 4 और प्रेशर का क्या हो जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 अपॉन मास का एम और वॉल्यूम का हो जाएगा वी नोट। तो यहाँ पे जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टी की पावर -1। ऐसे जब मैं डी की वैल्यू सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एल इंटू टी। तो यहाँ पे मेरे को थर्ड ऑप्शन में टी की पावर -1 आ रहा है, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट h एंड c। t का एक्सप्रेशन देना है g, h और c के फॉर्म में, तो हमने लिख दिया t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g रेज टू द पावर x, h रेज टू द पावर y और c रेज टू द पावर z। तो हम t को लिख सकते हैं t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स g रेज टू द पावर x, y और c रेज टू द पावर z। अब यहाँ से हम g का डायमेंशन ले आएंगे, तो g के डायमेंशन, अब t के डायमेंशन जो होंगे डायमेंशन वाइज, t के डायमेंशन शुड बी इक्वल टू इन क्वांटिटीज के ओवरऑल डायमेंशंस। तो यहाँ से g के डायमेंशन निकालने के लिए g को बाहर किया और रेस्ट ऑफ द टर्म को fr² m1 m2 लिख दिया। तो यहाँ से g के डायमेंशंस आ गए विच इज m रेज टू द पावर -1 l क्यूब t -2। फिर हम h प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो E इज इक्वल टू एच न्यू एक फॉर्मूला होता है, इससे हमें h के डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेंगे। तो h इज इक्वल टू E बाई न्यू, E होती है एनर्जी और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो h के डायमेंशंस इज इक्वल टू E के डायमेंशंस डिवाइडेड बाय न्यू के डायमेंशंस। तो फिर इसको हम ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसको h का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आ जाता है ml² t-1। इसके बाद c का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं, c होता है स्पीड ऑफ लाइट, यह आ जाता है lt-1। अब मैं t के इक्वेशन में जाऊंगा और सभी डायमेंशनल फॉर्मूलों को यहाँ पर पुट कर दूंगा। g की जगह ये पुट किया जाएगा, इसकी पावर x, फिर h रेज टू द पावर y और c रेज टू द पावर z। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम LHS और RHS के डायमेंशंस को, हर एक क्वांटिटी के m के डायमेंशंस को कंपेयर किया, पावर्स को कंपेयर किया, -x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाता है y इज इक्वल टू x। इसके बाद से 3x, अब l के डायमेंशंस को कंपेयर किया तो आएगा 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और थर्ड इक्वेशन आ जाएगी -2x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू x, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। y इज इक्वल टू x यहाँ पे रखा थर्ड इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा -2x माइनस x माइनस z इज इक्वल टू 1। तो ये आता है -3x
माइनस जेड इज इक्वल टू 1। फिर इक्वेशन 1 की वैल्यू को 2 में भी रखा, तो ये हमारा बन जाएगा 3x प्लस 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो आता है 5x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन 5। अब 4 और 5 को ऐड कर दिया, तो यहाँ से हमारा z कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। x 1/2 आई, तो अब y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y इज ऑल्सो 1/2 और z की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। z इज इक्वल टू फिफ्थ इक्वेशन से हम देख सकते हैं z इज इक्वल टू -5x विच इज -5/2। तो इसमें मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूँ। फाइनल आंसर आएगा हमारा t इज इक्वल टू सम k टाइम्स g रेज टू द पावर x की जगह g रेज टू द पावर 1/2 h रेज टू द पावर y विच इज h रेज टू द पावर 1/2 और z रेज टू द पावर -5/2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k टाइम्स g h अपॉन z रेज टू द पावर 5 और इस पर रूट, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन SI यूनिट इज 128 kg per meter cube in certain unit in which the unit of length is 25 cm and unit of mass is 50 ग्राम। किसी दूसरे यूनिट में लेंथ की यूनिट है 25 सेंटीमीटर और मास की यूनिट है 50 ग्राम। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल, उस यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी। तो हम जानते हैं डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml रेज टू द पावर -3 होता है। हम जानते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है n1u1 इज इक्वल टू n2u2। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी तो यूनिट बड़ी होगी और न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो यूनिट छोटी होगी। तो किसी दूसरे यूनिट में हम चले गए, तो यहाँ से n2 निकालना है मुझे, तो n2 इज इक्वल टू n1u1 डिवाइडेड बाय u2। इसके मुझे डायमेंशनल फॉर्मूले पता है, m1 l1 रेज टू द पावर -3 m2। अब दूसरे यूनिट में मुझे मालूम है, इसमें m1 l1 रेज टू द पावर -3, दूसरे में m2 l2 रेज टू द पावर -3 लिखेंगे। यहाँ से हमारा फाइनली ये फॉर्म बनता है m1/m2 l2/l1 होल क्यूब। अब पहले यूनिट में मैं m1 की जगह रखूंगा 1000 ग्राम, बिकॉज दूसरे यूनिट में मुझे ग्राम में दिया हुआ है कि एक यूनिट कितना है। तो इसमें 1 यूनिट मीन्स 1 kg को मैंने कन्वर्ट किया। जैसा यूनिट में जो होता है वो 1 kg होता है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, यहाँ पर रख दिया 1000। m2 की जगह रख दिया 50 ग्राम। फिर L2 की वैल्यू मैंने SI यूनिट में होता है 1 मीटर और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर L1 की वैल्यू आएगी 100 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू दिया हुआ है मुझे इज 25 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में रखने से इसको सॉल्व किया जाए तो ये 64 हो जाएगा और ये 128, ये 2 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाता है n2 इज इक्वल टू 20 × 2 विच इज 40। If speed v, acceleration and force f are considered fundamental units, अगर इनको fundamental units बोल दिया जाए then dimension of Young's modulus will be, Young's modulus का क्या डायमेंशन। तो हम जानते हैं Young's modulus का फॉर्मूला होता है f अपॉन ए l अपॉन डेल्टा l। तो यहाँ से हम y को लिख सकते हैं, y का डायमेंशनल फॉर्मूला ml रेज टू द पावर -1 और t रेज टू द पावर -2। अब y को हम लिख सकते हैं v, a और f के टर्म में, तो v रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर y और f रेज टू द पावर z। v का डायमेंशनल फॉर्मूला l t रेज टू द पावर -1 होता है, a एक्सेलरेशन का होता है l t रेज टू द पावर -2 और f का होता है ml t -2।
अब इन वैल्यूज को उठा के हम y के फॉर्मूले में रख देंगे, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाएगा जैसे कि हम देख पा रहे हैं फाइनली k टाइम्स m रेज टू द पावर z l रेज टू द पावर x प्लस y प्लस z और t रेज टू द पावर माइनस x माइनस 2z माइनस 2y। अब ये यंग्स मॉडुलस के डायमेंशनल फॉर्मूले से कंपेयर कर लेंगे। तो LHS में हमें दिख रहा है कि z है और RHS में दिख रहा है 1 है, तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1। LHS में x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ दिख रहा है -1, तो इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, इक्वेशन 2 बोल सकते हैं और ये इक्वेशन 3 टाइम के डायमेंशंस को कंपेयर करने पर। अब इसमें हमने 2 और 3 को ऐड कर दिया, तो ऐसे -5 माइनस जेड इज इक्वल टू -3 आया। z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया -1, z की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ y की वैल्यू 2 आ गई और z मिल ही चुका है। और तो x की वैल्यू के लिए इक्वेशन 2 या 1 में हमने सब्स्टिट्यूट किया है -1 -2 -1, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -4। इसलिए हम यंग्स मॉडुलस को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सम k टाइम्स v का हमने x लिखा है पावर, v रेज टू द पावर x की वैल्यू है -4, फिर a की वैल्यू है हमारी, a की वैल्यू y है तो y की जगह 2 और f की वैल्यू है हमारी z, f रेज टू द पावर z विच इज 1। तो y के डायमेंशंस इस तरह से लिखे जा सकते हैं जो कि हमारा ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय f इज इक्वल टू अल्फा बीटा e रेज टू द पावर x स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा kt। अल्फा और बीटा दो कांस्टेंट्स हैं, तो डायमेंशन हमें बीटा का लिखना है। बीटा के क्या डायमेंशन है, तो हमें यहाँ पर k के बारे में बताया, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t इज टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1 होता है और t की जगह हमने लिख दिया k, केल्विन, k फॉर केल्विन। फिर हमने देखा कि e के पावर में तो किसी का पावर डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो इसको हमने डायमेंशनलेस कर दिया m0 l0 t0। x स्क्वायर के डायमेंशन m0 l स्क्वायर t0। अल्फा और बीटा के और k की जगह हमने kb के डायमेंशन लिखे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, और टेम्परेचर की जगह k लिखा। तो यहाँ से अल्फा हमारा निकल के आएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर चला जाएगा तो ये आएगा m-1 और t2, ये अल्फा के डायमेंशन आएंगे। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा ये आना चाहिए हमारा, ये फोर्स के डायमेंशंस देने चाहिए जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये तो एक कांस्टेंट है तो ये फोर्स के डायमेंशंस होते हैं mlt-2, अल्फा की जगह m-1 t2, बीटा के डायमेंशंस इज इक्वल टू mlt-2 ऐसे लिख सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू m स्क्वायर l और t-4। Two forces P and Q of magnitude 2f and 3f respectively are at an angle theta, जैसे एक फोर्स P और दूसरा Q थीटा एंगल पर है। If Q is doubled, Q को डबल कर दिया गया, 2Q कर दिया गया, then their resultants also get doubled। तो रिजल्टेंट अगर P और Q का मैंने R माना है, R is mod of P plus Q वेक्टर, तो अगर Q को 2Q किया गया तो रिजल्टेंट भी 2R हो गया। अब इसमें हम पहला इक्वेशन लिखते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसके बाद जब ये q को 2q किया गया तो रिजल्टेंट 2r, तो नया इक्वेशन बनेगा हमारा रिजल्टेंट 2r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2q इंटू कॉस थीटा। 2r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq cos थीटा आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देंगे और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो इससे हमारा जो एक्सप्रेशन बनता है cos थीटा का, वो इसको सिंप्लीफाई करके आता है cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, जिससे कि हमारी थीटा की वैल्यू आ जाती है
120 डिग्री, 120 डिग्री, जो कि इसमें डी ऑप्शन में गिवन है। टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल कितना है? तो ऐसे मैंने माना R1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, तो हमने R1 का स्क्वायर लिखा है, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये इक्वेशन 1। और सिमिलरली R2 लिख दिया तो इक्वेशन 2, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब हमें गिवन रिलेशन में R1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ R2 है, तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर R2 स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमने R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फर्दर गिवन है कि A और B वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो हमने A इज इक्वल टू B रखा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमें आ रहा है cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, जो कि इसके थर्ड ऑप्शन में गिवन है। इस क्वेश्चन में गिवन है अ क्यूब ऑफ साइड ए इज शोन इन द फिगर, द वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस ABOD टू द सेंटर पॉइंट ऑफ ये ऑफ BEFO ABOD, ये हमारा जो स्क्वायर है, स्क्वायर फेस है, इसका सेंटर पॉइंट G है। तो हमने G के कोऑर्डिनेट को देखा, ये हो जाएगा a/2, O से ये डिस्टेंस a/2 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 0 है, क्योंकि y एक्सिस इधर बनाया हुआ है, और z एक्सिस पर है a/2 इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया। सिमिलरली BEFO का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिखा, ये है YZ प्लेन में, एग्जैक्ट YZ प्लेन में है, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट a/2, z कोऑर्डिनेट a/2। तो हमें GH वेक्टर लिखना है, G से H तक, ये वेक्टर GH वेक्टर इज H माइनस G, H वेक्टर माइनस G वेक्टर मीन्स OH माइनस OG वेक्टर, जिसको हम कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। 0 माइनस a/2 i कैप, a/2 माइनस 0 j कैप, और k कैप में हमारा 0 हो जाएगा, तो a/2 ये हमारा GH वेक्टर हो जाएगा, और ये हमारे सेकंड ऑप्शन से मिलता है।